हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने आइसोमेट्रिक सॉल्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड अब आज हम जो है पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सेज दैट इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइडेंटिकल, और क्वेश्चन मार्क है, मतलब कोई एनीथिंग एल्स है। डायस्टेरियोमर्स हो सकते हैं या फिर एनेंशियोमर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं रिलेशनशिप। आई थिंक मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा, आप बुक से आंसर मैच कर लीजिएगा। मेरे को बस रिलेशन ही प्रूफ करना है, तो रिलेशन तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऑप्शन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप अगर ऑप्शन फर्स्ट को देखें तो एक जो फॉर्म है वो न्यूमैन फॉर्म दिया हुआ है एंड एक जो है वेज फॉर्म में दिया हुआ है। तो रिलेट करने के लिए हमारे लिए अच्छा होगा कि हम दोनों को किसी एक फॉर्म में कर ले। तो क्यों ना हम पहले न्यूमैन फॉर्म को वेज फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, या फिर फिशर फॉर्म में भी कर लेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद पता चल जाएगा कि ये इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो आइए इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, पहले इसको फुली एक्लिप्स फॉर्म बनाना होगा। फुली एक्लिप्स फॉर्म बनाने के लिए फ्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3। हमने फ्रंट कार्बन को सेम रखा, हाइड्रोजन कार्बन जो बैक कार्बन है उसको हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया एंड ब्रोमीन यहाँ पर आ गया। अब इसको हम फिशर फॉर्म में आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिशर फॉर्म में क्या होगा, फ्लोरीन ऊपर आएगा, फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, फ्लोरीन से अटैच मिथाइल राइट साइड। सिमिलरली बैक कार्बन पे हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड ब्रोमीन एंड राइट साइड हाइड्रोजन। इस कार्बन सेंटर को अगर आप देखें तो ये कायरल नहीं है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3 एंड CH2Br। समझ में आया। अब हम इसी को ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आइए इसमें हम अपना प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2 होगी क्योंकि CH2Br है, इसकी प्रायोरिटी 3 होगी एंड इसकी प्रायोरिटी 4 होगी। अगर 1 2 3 हम कैसे चलें तो 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से R बनता है, मतलब ये R कंपाउंड है रेक्टस। अब आइए हम वेज डैश फॉर्म को देख लेते हैं। तो बट वेज डैश फॉर्म में जो है हमें इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन जो है वो प्लेन में लाई करता है, जबकि हम वेज डैश फॉर्म में कंडीशन ये होती है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप या तो अबव द प्लेन में होनी चाहिए या तो बिलो द प्लेन में होनी चाहिए। तो क्यों ना हम इसको हम इवन एक्सचेंज कर दें। इवन एक्सचेंज करने से हमारा मॉलिक्यूल भी सेम रहेगा एंड हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हम करा लेंगे। जैसे अगर हम फ्लोरीन हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर दें, ये कुछ इस तरह से हमने फ्लोरीन हाइड्रोजन को वन टाइम एक्सचेंज किया, तो फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये CH3 आ गया। बट ये और ये मॉलिक्यूल अभी एक वन नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम एक्सचेंज है। हम फिर इन दोनों को एक बार एक्सचेंज कर दें तो ये इसके लिए डबल एक्सचेंज होगा, इवन एक्सचेंज 2 टाइम्स, क्योंकि एक बार हमने ये बनाया, फिर इससे भी हम दूसरी बार ये वाला बनाने जा रहे हैं। तो हमने फ्लोरीन और CH2Br को ऐसे ही रखा और CH3 हाइड्रोजन को अब हम चेंज कर दिए। तो हाइड्रोजन जो है हमारा अबव द प्लेन चला गया एंड CH3 जो है हमारा बिलो द प्लेन आ गया। अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। कंडीशन क्या होती है वेज डैश फॉर्म में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए? कंडीशन ये होती है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो या तो अबव द प्लेन होनी चाहिए या तो बिलो द प्लेन होनी चाहिए। जो प्लेन है उस प्लेन में लाई नहीं करना चाहिए। इस प्लेन में लाई कर रहा था, तो हमने इसको अबव द प्लेन ला दिया बाई इवन एक्सचेंज। इवन एक्सचेंज से हमारा मॉलिक्यूल भी सेम रहा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इसकी प्रायोरिटी 1, दिस वन 2 एंड दिस वन 3। ये फोर्थ प्रायोरिटी आएगी, इसको हम इग्नोर करेंगे। 1 2 3 हमने रोटेट किया, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, अब देख सकते हैं।
1 to 2 and 2 to 3। क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसको R होना चाहिए, बट चूंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा, R ना होके S हो जाएगा। अब ये S है, दिस वन इज S एंड दिस वन इज R, और RS है मतलब सेम इन्वर्ट है, तो ये एक दूसरे के फर्स्ट जो आया हमारा इनेंशियोमेरिक पेयर आया, इनेंशियोमेरिक पेयर। ठीक, अब आइए सेकंड देखते हैं, बट सेकंड के लिए तो ये स्पेस ही काफ़ी कम बचा, इतना रायता फैल गया। तो आइए सेकंड हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल बेसिकली हम यहीं पे देख लेते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ये CH3 सब कुछ तो सेम ही है, ये भी कैरल है, ये भी कैरल है, तो क्यों ना हम इसी कॉन्फ़िगरेशंस को RR एज्यूम कर लें। CH3 सेम रहा, ये मॉलिक्यूल भी सेम रहा, बस इन दोनों का एक्सचेंज हुआ है, मतलब वन टाइम एक्सचेंज हुआ है, तो ये R से S बन गया। ठीक, अब क्या हुआ कि CH2 CH3 प्लेन में लाई कर रहा था, बट यहाँ पर हाइड्रोजन लाई कर रहा है, और Cl बिलो द प्लेन था, वो अबव द प्लेन आ गया है, एंड ये वाला जो है CH2 CH3 जो है वो बिलो द प्लेन आ गया। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये बॉन्ड तो सेम है, ये इसमें भी प्लेन में लाई कर रहा था, यहाँ भी प्लेन में लाई कर रहा है। तो अगर हम देखें तो CH2 CH3 और Cl को वन टाइम एक्सचेंज करें तो CH2 CH3 बिलो द प्लेन आ गया, Cl हमारा बॉन्ड लाइन में आ गया। अब इन दोनों को भी एक्सचेंज कर ले तो हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन में आ जाएगा और हाइड्रोजन की जगह Cl आ जाएगा, मतलब ये और ये इवन एक्सचेंज से बना है, मतलब से इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अगर ये R हमने एज्यूम किया तो ये भी R है। अब R से ये SR आया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इनवर्ट भी नहीं है और सेम पेयर ही है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं, मतलब सेकेंड पेयर जो हमारा आया वो डायस्टेरियोमर्स का आया। यहाँ तक क्लियर होगा। इवन एक्सचेंज मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन। हमें ये नहीं पता कि ये R है कि S है, बट इतना जरूर पता है कि अगर ये R है और इवन एक्सचेंज किए तो ये भी R ही होगा। आप इसको S भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसको SS मान सकते हैं, तो फिर ये SS मानते हैं तो ये R आता और ये S आता है, ये आपके ऊपर है टोटली। आप ये मैं R इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता है रिलेट करने के लिए। अब ये ऑप्शन 3 पर चलते हैं। ऑप्शन 3 को अगर हम देखें तो CH3HBr, CH3BrH, CH3HBr एंड H कनेक्टिविटी ऑफ एटम सबकी सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, बट स्टीरियो आइसोमर से डिफरेंस होंगे। तो अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी मान लें, हम इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन RR मान लेते हैं। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन RR मान लें तो ये वन टाइम एक्सचेंज हुआ, हम इन दोनों H और Br को एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये S आ जाएगा। और अगर आप इसमें देखें तो जो है CH3HBr, तो फर्स्ट H और CH3 को क्या किया गया है, एक्सचेंज किया गया है। CH3H को जो है एक्सचेंज किया गया, तो ये भी S हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो एक दूसरे की क्या है, इनेंशियोमर्स है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये सरासर गलत है। क्यों गलत है आइए देखते हैं। जो एक्चुअल जो होता है, जो मतलब गलतियां होती है वो यहीं पर होती है। अब आइए हम इस मॉलिक्यूल को पहले देख लेते हैं। कोई भी जो फिशर फॉर्म होता है, फिशर फॉर्म एक्चुअली तब ज़्यादा एक्यूरेट होता है जब सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम्स जो है, जो नंबरिंग हम नहीं करते लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन जो है वो प्लेन में लाई करे, जो स्ट्रेट लाइन है जो ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसको हम कर लेते हैं CH3HBr। क्यों ना हम इसको CH3 को यहाँ पर लाए, CH3 हमने यहाँ पर लाया, Br यहाँ पर आ गया, वन एक्सचेंज। फिर हम इन दोनों के एक्सचेंज कर दें तो यहाँ जो Br हमारा आया था वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो Br यहाँ पर आ गया और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया।
ये हुआ। अब इस सेकेंड कंपाउंड को ही देख ले, CH3 ऊपर है, Br लेफ्ट है, हाइड्रोजन राइट है। इन दोनों को फिर एक्सचेंज करें तो CH3 हमारा यहाँ आएगा, Br यहाँ पर जाएगा, बट हमें तो इवन एक्सचेंज करना है, मतलब फिर इन दोनों का भी एक्सचेंज करना है। तो अब यहाँ से Br उठ के यहाँ पर आ जाएगा एंड हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, दिस इज मेजो कंपाउंड। एंड मेजो कंपाउंड्स की जो मिरर इमेज होती है दैट इज ऑल्सो मेजो कंपाउंड एंड बोथ आर रिलेट एज आइडेंटिकल। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम सिर्फ इसी के बेसिस पे नहीं देख सकते, फिशर फॉर्म की एक्यूरेट जो फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करें, उसके बाद देखें। अदरवाइज आप यहीं पर गलती कर सकते थे। एज यूजुअल हमने आर माना, फिर इन दोनों को देखा कि एक्सचेंज हुआ है, वन टाइम एक्सचेंज, दोनों में ऐसे ऐसा आया, इनएंशियोमर्स होने चाहिए। ऑप्शन में भी ऐसा इनएंशियोमर का है, अगर आप देखें तो ऑप्शन में भी ऐसा गलती किया हुआ है, मतलब ऐसा बनाया गया ताकि आप गलती करें, बट एक्चुअल आंसर इज दिस। तो थर्ड वन जो है हमारा आइडेंटिकल है। तो आप प्लीज आंसर मैच कर लीजिएगा। हमारा इनएंशियोमर पे और सेकेंड डायस्टेरियोमर्स एंड थर्ड इज आइडेंटिकल आंसर आया है। तो आई होप आप अपना मैच करा लेंगे, जो भी ऑप्शन करेक्ट आया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन आएगा। फर्स्ट जो है इनएंशियोमर, सेकेंड डायस्टेरियोमर एंड थर्ड इज इनएंशियोमर डायस्टेरियोमर आइडेंटिकल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर हम इसी बुक में ही देख लेते हैं, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकायरल। अकायरल का मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? जिसमें कैरलिटी न हो। अकायरल हम उसे कहते हैं जो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। कायरल वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड अकायरल जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट ऑप्शन ही इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज दोनों क्यूब हैं, एक दूसरे अटैच्ड हैं। अगर आप इसी क्यूब को कुछ इस तरह से अगर कट करें तो जो अपर फेस है वो बिलो फेस का मिरर इमेज है दोनों ही क्यूब्स में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्लियरली दिख रहा है क्यूब में यही होता है। क्यूब का होता क्या है? व्हाट इज क्यूब? क्यूब जो होती है वो फेसेस एजेस सब सेम होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं। आप कहीं से भी इसको कट कर लो, इधर से भी आप कट कर लो, कहीं से भी डायगोनली भी आप कट कर लो, मिरर इमेज ही आना है। और मिरर इमेज आना है तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ही अकायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया, 33 पर चलते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मेजो कंपाउंड्स। अब अगर आप देखें मेजो कंपाउंड्स के लिए सबसे आप फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। अगर आप फर्स्ट में देखें, एक्चुअली दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। फर्स्ट में देखिए तो ये कायरल है, ये कायरल है। मिरर इमेज हो नहीं सकते हैं क्योंकि ऊपर CH3 एंड नीचे CH2 CH3 है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकता, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकता। मतलब फर्स्ट जो है वो हमारा कायरल मॉलिक्यूल है, तो ये तो मेजो होने से रहा। अगर आप सेकेंड कंपाउंड को देखें तो सेकेंड कंपाउंड अगर फिशर फॉर्म में देखा जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, बट अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरफ लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बट मैंने आपको बताया है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए हम हमेशा उसे वेजिटेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सिर्फ फिशर फॉर्म में देखकर सेंटर ऑफ सिमेट्री का आप ये नहीं कर सकते कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पर गलतियां होती हैं। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखने पे फिशर फॉर्म में लग रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट मैं जब इसका वेस्टर्स फॉर्म या फिर सॉहर्स फॉर्म में आप जब कन्वर्ट करके चेक करेंगे तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। आइए मैं कन्वर्ट कर दिखाता हूँ आपको। इसको मैं पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। CH3 हाइड्रोजन लेफ्ट, Cl राइट, CH3 अबव जाएगा, क्योंकि जब भी हम फिशर फॉर्म को न्यूमैन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमेशा हमारा फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म ही बनता है। CH3 ऊपर गया, हाइड्रोजन राइट है तो राइट में आया, Cl लेफ्ट है तो लेफ्ट में आया। अब हम इसको सॉहर्स पोजीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया, CH3 ये जो बॉन्ड है कुछ यहाँ पर है और बैक वाला कार्बन हमने यहाँ पर खींच के ले आया, बट बिफोर दैट हम इसको एंटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। CH3HCl हमने बैक वाले कार्बन को जो है 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो CH3 यहाँ पर आ जाएगा, Cl यहाँ पर आ जाएगा एंड हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। हमने क्या किया, बैक वाले कार्बन को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, जस्ट एंटी फॉर्म में कर दिया। दिस इज वन इज एंटी फॉर्म। CH3 ऊपर की तरफ है एंड दिस वन CH3 इज नीचे की तरफ। ये CH3, हाइड्रोजन जो है लेफ्ट में है, Cl हमारा राइट में है। फिर जो बैक कार्बन का हाइड्रोजन से देखें तो हाइड्रोजन लेफ्ट में है और Cl हमारा राइट में है। यहाँ पर Cl है एक्चुअली, दिस वन इज Cl। अगर अब यहाँ पर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें तो ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है, बट यहाँ पर क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन आ रहा है। यहाँ पर एक्चुअली में आना चाहिए था क्लोरीन। अगर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तब होती जब CH3 हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन एंड CH3 होता। इस क्लोरीन के सामने क्लोरीन आता, CH3 के सामने CH3 आता। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड कंडीशन हो जाते हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली होता है, उसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है। बट यहाँ पर सेकेंड वन ये फॉल्स हो गया, मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। यही गलतियाँ स्टूडेंट अक्सर करते हैं। यहाँ फिशर फॉर्म में अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट आता है, बट एक्चुअल में सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एब्सेंट है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ कैरल कंपाउंड। ये भी मेजो कंपाउंड नहीं है। आप ऑप्शन में भी देखिए तो अगर फिशर फॉर्म में देख के देते तो आप सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट आता, क्योंकि थर्ड तो आपका मेजो कंपाउंड है ही। इसको जो है हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं साइक्लिक फॉर्म को, और ये फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर है। अबव द प्लेन है CH3 हाइड्रोजन, CH3 एंड हाइड्रोजन, है ना। अगर जो है हम इस प्लेन के थ्रू अगर हम देखें तो इस CH2 के सामने ये CH2 आ रहा है, इस कार्बन के सामने ये कार्बन आ रहा है, ये दोनों कार्बन तो कट ही जा रहे हैं। CH3 के सामने CH3 आएगा, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा, मतलब ये जो है प्लेन, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो दिस इज अ मेजो कंपाउंड। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी, ओनली थर्ड इज द मेजो कंपाउंड, रेस्ट ऑफ दैट ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड कंपाउंड्स आर कायरल कंपाउंड्स। तो आप इस बात को, हाँ, अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो कन्वर्जन होता है दैट इज फिशर फॉर्म। लेकिन अगर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है तो उसके लिए आपके सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उसको सॉहर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, लाइक दिस। फिशर फॉर्म में दिया तो न्यूमैन में कन्वर्ट करना आता ही है आपको, मैंने वीडियो में बताया ही आपको कन्वर्जन वाले वीडियो में, और फिशर फॉर्म टू सॉहर्स भी आता है आपको, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बशर्ते थोड़ी गलतियां, अगर इंसान को ना पता हो स्टूडेंट को तो थोड़ी गलतियां कर देते हैं वो। बेसिकली द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू प्योर इनएंसियोमर्स आर टर्म्ड एज
बेसिकली एक डेफिनेशन है आज रिजोल्यूशन का। जो रेसमिक मिक्सचर हम कैसे कहते हैं, जिसमें 50% RO एंड 50% SO। जो 50% R प्लस 50% S किसी भी मिक्सचर में अगर हम मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर बनता है, जैसे लेट्स से अगर हमने कोई बीकर लिया, हमने इस बीकर को लिया, हमने इस बीकर में 50% R मिलाया एक ही कंपाउंड का और 50% S मिलाया, तो जो हमारा मिक्सचर फॉर्म होगा दैट इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। एंड ये क्या करें तो सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, मतलब सेपरेशन रेसमिक मिक्सचर में जो R एंड S है इनकी सेपरेशन कैसे होगी, एंड दिस वन इज टर्म्ड एज रिजोल्यूशन नॉट रेसिमाइजेशन। बेसिकली हम किसी भी फॉर्म को ना अगर हमें पता नहीं होता तो हम ऐसा मन में आता है कि अगर रेसमिक मिक्सचर का है तो मोस्ट प्रोबेबली वो रेसिमाइजेशन ही होता होगा, बट हम रेसिमाइजेशन को हम टिक करके आ जाते हैं जो फिर हमें -1 भी दिला देता है बड़े अच्छे से। तो आप इस बात को ध्यान रखें, द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू प्योर इन एंजियोमर्स, मतलब 50% R एंड 50% S आर टर्म्ड एज रिजोल्यूशन नॉट रेसिमाइजेशन। समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक्चुअली आप अगर क्वेश्चन नंबर 35 को अगर देखें तो ये बड़ा ही इजी सा सवाल है। ये सवाल एकदम इजी सा है। अगर आपको CIP कॉन्टिनेंटल प्रोलॉन्ग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देने आती है तो ये ऑप्शन क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान होगा। बशर्ते फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इसमें ऑप्शंस में घुमा दिया गया है। इन जनरल जो है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही करने आता है। हम इन जनरल ऑर्डर्स को या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट है। मैंने इसको ओपन कर दिया है, यहाँ पर C पर 3 टाइम्स CH3 लगा है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमीन, यहाँ पर CH2Br लगा है एंड हाइड्रोजन एंड दिस वन इज CH3 हाइड्रोजन एंड CH3। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर ऐसी क्या बात है कि इजी होने के बावजूद भी इसको डिफिकल्ट बनाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं रैंक ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स 1 2 3 4 इन ऑर्डर ऑफ RS प्रेसिडेंस, फोर्थ इज हाईएस्ट। अगर आप देखें रैंक, हमें क्या करना है, जैसे कि IIT JEE या नीट की जब रैंक आती है तो फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक एंड फोर्थ रैंक आती है। हमने माना कि रैंकिंग जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है। अब हमें जो है इस क्वेश्चन को करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक बना लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें कनेक्टिविटी क्या है। इसमें कनेक्टिविटी किससे, इस कार्बन की एक कार्बन से, हाइड्रोजन से, कार्बन से, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमीन एंड यहाँ पर CCN-C। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन ही है ना। तो इसकी जो है फर्स्ट रैंक पर ये जाएगा, थर्ड वाला ग्रुप। हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रैंकिंग हमने कर दी जैसा कि हर जगह दिखाया गया है। अब हमने हर एक रैंक पर जिस पोजीशन नंबर्स का पोजीशन हमने ये पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो ये हमारा हाइड्रोजन ब्रोमीन था, ब्रोमीन की सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसी की होगी तो ये थर्ड होगा। अब आते हैं सेकेंड पोजीशन पे, कौन जाएगा, सेकेंड रैंक किसकी होगी। सेकेंड रैंक पे हम देखें तो यहाँ पर डबल CH है, यहाँ पर डबल HC है एंड यहाँ पर ट्रिपल C है। ट्रिपल C वाली की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो ये सेकेंड रैंक पर जाएगा, मतलब ये फोर्थ। अब थर्ड, दिस वन डबल HC एंड डबल CH,
अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा आएगा। सिंस इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, और अगर प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये इससे ज़्यादा रैंक, मतलब इससे कम रैंकिंग जाएगी, मतलब जो है ये थर्ड रैंक पर जाएगा। एंड ये कौन सा है, फर्स्ट वाला है। एंड फोर्थ तरफ बचा हुआ जो है वो, तो आपकी जो आंसर आएगी वो 3412 आएगी। दिस वन इज करेक्ट। समझ में आया? ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। तो चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करते हैं। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजो कंपाउंड। देखा, मैंने पिछली जो क्वेश्चन में बताया था वो यहाँ पर यूज होने वाला है। अब वेज डैश फॉर्म में है तो मेजो कंपाउंड बताना, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री से हम आसानी से बता सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं। वेज डैश फॉर्म में हम जब भी सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं लाइक दिस, अगर हमारा CH3 है, CH3 है, एंड मान लीजिए ये कोई कंपाउंड A है, ये B है, ये B है, एंड दिस इज A। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हम वेज डैश फॉर्म में जब भी चेक करते हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ये जो प्लेन में है इन दोनों का एंटी होना चाहिए। एंड दूसरी बात, जिसकी हम जो जो मतलब एंगुलर जो बॉन्ड्स हैं, जो नॉन प्लेनर बॉन्ड्स हैं, उनका जो अगर अबव द प्लेन है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री लेने के बाद वो बिलो द प्लेन होनी चाहिए लाइक दिस। अब जैसे ये अबव द प्लेन था लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री से फिर इसमें बिलो द प्लेन जा रहा है, मतलब ये एक दूसरे के सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें होगा। अगर ऐसा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होता है मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है कि कब सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है कब नहीं होती है, ये कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो मैंने आपको बताया कि सिमिलर ग्रुप या कंपाउंड प्लेन के अंदर होनी चाहिए, और बाकी जो है नॉन प्लेनर जो है वो अबव द प्लेन है तो आफ्टर सिमेट्री ये बिलो द प्लेन आएंगे, और बिलो द प्लेन है तो वो अबव द प्लेन जाएंगे। ये तो जनरल केस हो गया। और आइए हम अपने ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। CH3 के एंटी पोजीशन पर CH3 तो है, बट हाइड्रोजन जो है यहाँ पर बिलो द प्लेन है, एंड इस वन में इसमें भी हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। और अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अगर चेक करना चाहें तो आप इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक कर सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। एंड सिंस न POS है न COS है तो ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर हम सेकेंड कंपाउंड को B को देखें तो इसमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CH3 है एंड यहाँ पर CH2 CH3 है, तो ये कायरल है, ये कायरल है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए मॉलिक्यूल्स तो सेम होनी चाहिए ना। CH3 का जो भी आएगा जो प्लेन के थ्रू और या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री के थ्रू, तो CH3 ही आएगा ना, CH2 CH3 तो आ नहीं सकता। Therefore this one is also optically active। C को देखें तो सेम, यहाँ भी CH3 है एंड यहाँ पर CH2 CH3 है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब तक लेफ्ट साइडेड ग्रुप्स एंड राइट साइडेड ग्रुप्स सेम नहीं होंगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों चेक करें, क्योंकि उसमें होगा ही नहीं। आइए फिर ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो क्लोरीन के एंटी पोजीशन पे क्लोरीन, जैसा कि मैंने बताया कोई भी ग्रुप हो एक प्लेन में जो लाई करते हैं वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होनी चाहिए, वो हैं। यहाँ पर CH3 बिलो द प्लेन है, यहाँ पर अबव द प्लेन है, मतलब यहाँ पर जैसे मैं रिलेट कर रहा था A एंड A, जो यहाँ बिलो द प्लेन था यहाँ अबव द प्लेन हो गया। सिमिलरली जो यहाँ पर
अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन हो गया, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। एंड सिंस इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दिस वन इज अ मेजर कंपाउंड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी आई थिंक बड़ी होती जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 37 इज इजेड कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली। करें अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेलेक्ट ई आइसोमर एरोज इंडिकेट्स द बॉन्ड टू बी कंसिडर्ड। जिस बॉन्ड को हमें कंसिडर करना है उसको एरो से रिप्रेजेंट किया गया है कि हमें इसी बॉन्ड को कंसिडर करना है। तो आइए देखते हैं। हम CIP सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सबको देंगे और फिर देखेंगे क्या है। अगर हम इसकी प्रायोरिटी और इस बॉन्ड की अगर हम देखें कन्फिगरेशन के लिए, तो ये क्या है, CH,H,Br है, और यहाँ पर CH3 है, C अटैच्ड है, हाइड्रोजन है एंड फ्लोरीन है। तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी प्रायोरिटी 2 होगी। सिमिलरली इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी प्रायोरिटी 2 होगी। 2 के एंटी पोजीशन पे 2 आ रहा है, मतलब ये Z होगा। EZ कॉन्फ़िगरेशन याद करने का सिंपल सा तरीका है, EZ आप लिखें, इसके ऊपर सिस ट्रांस लिखें। सिस ट्रांस से हम बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं, और इसको क्रॉस कर दें। अगर आपका ट्रांस आ रहा है, मतलब अगर 2 के अल्टरनेट 2 आ रहा है, मतलब अपोजिट में, मतलब एक दूसरे के ट्रांस आ रहे हैं और ट्रांस आ रहे हैं, तो ये E होंगे। अगर सेम साइड आ रहे हैं तो Z होंगे। समझ में आ रहा है। तो ये अगर ट्रांस आ रहे हैं तो ये E होंगे। अगर इसमें हम देखें तो सेकेंड के अगेंस्ट सेकेंड आ रहा है एंड फर्स्ट के अगेंस्ट फर्स्ट आ रहा है, तो ये Z नहीं E होगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो है E आ गया। सेकेंड वाला देखते हैं, इसकी प्रायोरिटी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी। एक मिनट, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3 है। सॉरी, इसकी प्रायोरिटी 1 आएगी, इसकी प्रायोरिटी 2 आएगी, क्योंकि ये CH एंड Br से कनेक्टेड है एंड ये H एंड Br से कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर हम ये देखें तो C डबल बॉन्ड O है, मतलब OH है, और यहाँ पर H एंड O है। तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये 1 होगा, ये 2 होगा। समझ में आ रहा है। तो ये 1 के सामने 1 आ रहा है, आई मीन खिचड़ी हो गया वहाँ पर थोड़ा। ये 1 आया, ये भी 1 आया, ये 2 आया, ये भी 2 आया। ये सेम आ रहा है, मतलब एक दूसरे के सिस आ रहे हैं। अगर सिस आ रहे हैं तो ये Z होगा, नॉट E। अब आइए ऑप्शन 3 चेक करते हैं। अगर ऑप्शन 3 को हम देखें तो ये क्लोरीन जस्ट डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी प्रायोरिटी 2 होगी। ये C,H से है एंड ये HC से कनेक्टेड है, इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी 2 होगी। एक दूसरे के सिस आ रहे हैं, मतलब ये Z होगा। अब ये फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ में जो है, अगर हम इसकी कनेक्टिविटी देखें तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन है एक, तो ये वाला कार्बन जो है एक C से अटैच है, अगेन C एंड H, C,H, एंड ये जो है ये डबल बॉन्डेड से अटैच है। तो बेसिकली डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड C है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो हम 2 बार कार्बन को काउंट करते हैं, तो C एंड H। चूँकि ये दोनों मैच कर रहा है तो हम इस पर तो प्रायोरिटी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम दूसरे जस्ट उसके आगे शिफ्ट करते हैं। और उसके आगे शिफ्ट करेंगे तो ये वाला कार्बन आएगा, एंड इन दिस केस ये वाला कार्बन आएगा। आप ये कोई भी एक मान सकते हैं। अब इस वाले कार्बन को हम मान लेते हैं, तो 3 हाइड्रोजन अटैच है और इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, एंड अगेन इससे जो है एक C अटैच है, CH3,
एंड डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो C एंड C, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। एंड सिंस इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी 1 आएगी, इसकी प्रायोरिटी 2 आएगी। तो हम इसको अलग से इस तरह लिख लेते हैं, इसकी प्रायोरिटी 1 आई नीचे वाले की, ऊपर वाले की 2 आई। एंड ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, ये 1H2 होता है, इसकी एटॉमिक मास 2 होती है, इसकी 1 होती है। तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी एंड इसकी प्रायोरिटी 2 होगी। अगेन एक दूसरे के ट्रांस आ रहे हैं, 2 के अपोजिट 2 आ रहा है। अगर ट्रांस आ रहा है तो ट्रांस का ई होता है, तो ये ई होगा। तो हमारा ई किस किस में आया, ये तो जेड आया, ये जेड आया, ये फर्स्ट में ई आया एंड फोर्थ में ई आया, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से आपका इजेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये अब ज़्यादा खिचड़ी हो जाए ना तो इसको अलग से डबल बॉन्ड बना के एंड इस तरह से कर लें। मैंने आपको ट्रिक बताई दिया, सिस ट्रांस लिख लें, इजेड कर लें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मतलब क्रॉस से शो कर दें। सी के जो अगर सिस होंगे तो वो जेड होगा कॉन्फ़िगरेशन, अगर ट्रांस होंगे तो ई होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट आपको पता होगा, डायपोल मोमेंट म्यू जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो ऑप्शन डी में जो है एक अबव की साइड जा रहा है, एक बिलो के साइड जा रहा है, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जा रहा है। एक बाहर की तरफ जा रहा है तो एक अंदर की तरफ जा रहा है, और अमाउंट भी सेम है। अगर हम इसको μ1 नाम दे तो ये भी μ1 है, जस्ट अपोजिट हैं तो एक दूसरे क्रॉस कर देंगे, अगर क्रॉस कर देंगे तो म्यू की वैल्यू 0 होगी। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि ऑन प्लूटो वेयर एवरीथिंग इज फ्रोजन एस्ट्रोनॉट्स डिस्कवर्ड 2 forms of butane. One is gauge form and another one is antiform. Assuming that there are no rotations around single bond, मतलब हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, जैसा कि हम न्यूमैन फॉर्म में कर लेते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड है। Assuming that there is no rotation, which statement about the 2 forms is correct? आपको आंसर इसी लाइन से मिलेगा, assuming that there are no rotation। पहले हम एक काम करते हैं, ब्यूटेन का जो गॉच एंड एंटी फॉर्म बना लेते हैं। CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये होता है गॉच फॉर्म ब्यूटेन का। एंड CH3 के जस्ट अपोजिट अगर CH3 हो तो इसे हम एंटी फॉर्म बोलते हैं। अगर ऑप्शन ए को हम देखें तो ऑप्शन ए कह रहे हैं दे आर इनेंशियोमर्स। आप एक बात बताइए, इनेंशियोमर्स तब होंगे ना अगर हम जनरल फॉर्मूला ब्यूटेन का लिखें, तो ये इनेंशियोमर्स तब होंगे ना जब इसमें कोई कैरल सेंटर अटैच हो, कैरल सेंटर प्रेजेंट हो या फिर कुछ हो। इसमें तो 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये तो कैरल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नो वन इज कैरल, तो इनेंशियोमर्स की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब मेजो कंपाउंड्स, ऑप्शन सी को भी अगर हम देखें दे आर मेजो कंपाउंड्स। मेजो कंपाउंड्स तो वही होते हैं जिसमें मोर देन वन कैरल सेंटर होते हैं, कैरल सेंटर्स होते हैं, स्टिल दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट इसमें तो कैरल सेंटर है ही नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव होने के सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं, मेजो कंपाउंड्स भी नहीं हो सकते। अगर ऑप्शन डी देखें तो गॉच फॉर्म हैज 2 स्टेरोजेनिक सेंटर्स वेयर एज एंटी फॉर्म हैज ओनली वंस। बट कहाँ स्टेरोजेनिक सेंटर है, न ये डबल बॉन्ड्स है यहाँ पर है, न ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहे हैं,
और ना ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी क्यों करेक्ट होगा? ये नो रोटेशन से ही पता चलता है। आप एक बात बताइए, आप पढ़े होंगे कि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ये क्या है? ये सिस फॉर्म है एंड दिस वन इज ट्रांस। आप पढ़े होंगे कि सिस जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों फॉर्म होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर कोई डबल बॉन्ड है तो उसको हम फ्लिपिंग नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत हाई एनर्जी देना होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड होता तो वो रोटेट हो जाता, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बॉन्ड क्या रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेट नहीं हो सकता, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। और वही बात यहाँ पर कही हुई है कि एस्ट्रोनॉट्स डिस्कवर्ड टू फॉर्म्स ऑफ ब्यूटेन, गॉच एंड एंटी, एज्यूमिंग दैट देयर आर नो रोटेशन। अगर रोटेशन नहीं है मतलब उनमें भी एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, न्यूमैन फॉर्म में है, तो एक दूसरे क्या होंगे? डायस्टेरियोमर्स होंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड बहुत अच्छी क्वेश्चन था, जो एक मतलब आपको बेसिक को पूरा चेक कर लेता है। ये एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, जो देखने में तो नहीं लगता कि एडवांस लेवल का हो, बट एक्चुअल दिस इज अ लेवल ऑफ एग्जाम। आइए लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं आज का। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी? ए बी सी डी ई एंड इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है CH3H। अगर हम इसको अबव द प्लेन ले लें तो ये जो है CH3 फिर बिलो द प्लेन आता है एंड अबव द प्लेन। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसके थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है एंड इसके थ्रू सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आइए ऑप्शन बी को देखते हैं। न्यूमैन फॉर्म में दिया है तो इजीली हम इसको शॉर्ट्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड OH एंटी पोजीशन पर, OH जो है इसमें राइट साइड अटैच्ड है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, एंड इन दिस केस OH जो है लेफ्ट है एंड राइट में हाइड्रोजन है। COH लेफ्ट राइट, COH लेफ्ट राइट, डाउन साइड में जो COH है उसके राइट साइड OH है, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है, तो ये आपका बन गया। अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं, COH के सामने COH, OH के सामने OH, जैसा मैंने आपको कंडीशन पिछले क्वेश्चन में बताए थे, सेटिस्फाइड होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्शन सी अगर देखें तो ऑप्शन सी तो क्लियरली दिख रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम इसको देखें ऑप्शन डी को, तो इसमें हम चाहें जो कर लें, इसमें ना सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलने वाला है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने वाला है, क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखें तो CH2CH3 के सामने CH2CH3 होना चाहिए था, जबकि ये हाइड्रोजन है, तो ये हो नहीं सकता। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए भी चेक करते हैं तो आइए देख लेते हैं एक बार। इसको हम न्यूमैन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन OH एंड CH2CH3,
अब इसको हम एंटी फॉर्म में कर लेते हैं क्योंकि ये फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म है। तो CH3 H हमने क्या एंटी फॉर्म किया, तो CH2 यहाँ पर आया, हाइड्रोजन यहाँ पर एंड OH यहाँ पर। अब इसको हम जो है सॉहर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। CH2 एंटी पोजीशन पे CH2 मतलब जो प्लेनर है उसके सामने प्लेनर आ गया। लेफ्ट साइड OH राइट साइड H, लेफ्ट साइड OH राइट साइड H। ये तो इसके सामने आ रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग, बट H के सामने H होना चाहिए था, बट यहाँ पर OH है, तो इसमें ये प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है ये ऑब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ऑब्सेंट है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर हम ई ऑप्शन देखें तो ई ऑप्शन में कह रहे हैं कि 50 एंड 50 मतलब 50% मिक्सचर ऑफ C एंड D। इसमें जो छोटी सी गलती स्टूडेंट जो कर देते हैं, जो मैंने भी अपने स्टूडेंट, जब मैं फर्स्ट टाइम ये MS चौहान सर की बुक सॉल्व कर रहा था तो मैंने भी ये गलती किया था। मैंने गलती क्या किया था कि जब भी हम 50-50% देखते हैं तो हमें अक्सर रेसिमिक मिक्सचर याद आता है, और रेसिमिक मिक्सचर तो सबको पता होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो हम डायरेक्टली इसको भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मान लेते हैं, जो कि ये गलत है। एक्चुअली जो कर रहे हैं 50-50% जो कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ C एंड D है। C तो ऑलरेडी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू कोई रोटेशन ही नहीं शो करता। मतलब रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि एक जो होता है वो अगर प्लस थीटा शो करता है तो दूसरा माइनस थीटा शो करता है, ड्यू टू विच दे मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, और इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बट इन दिस केस ये तो कोई शो ही नहीं करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू जो कंपाउंड C है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो तो कुछ शो ही नहीं करता। एंड सिंस वो कुछ शो नहीं करता है, मतलब सॉरी जो मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू जो होता है वो 0 डिग्री होता है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ही नहीं करता, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज। बट ऑप्शन D तो करता है क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये क्लॉकवाइज करेगा एंटी क्लॉकवाइज इट डजंट मैटर, बट ये करेगा, तो अगर करेगा तो ये 50-50 मिक्सचर ऑफ C एंड D भी करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस नॉट प्रेजेंस ऑफ C की वजह से नहीं करेगा क्योंकि ये तो कुछ करता ही नहीं है, दिन पे बैठा रहता है। बट ये D की वजह से करेगा क्योंकि D या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट किसी डायरेक्शन में तो करेगा। हेंस ऑप्शन E इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन A इज करेक्ट एंड ऑप्शन D इज करेक्ट। तो हम एक्चुअल आंसर अगर देखें तो हमारा ऑप्शन A जो है करेक्ट आएगा, A, D एंड E। तो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आज की थोड़ी वीडियो लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही क्लियर समझाने लगा था। तो आज हम यहीं अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 5 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर भी करिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच।